HOD Seema Armitra ji, and guest Ajay ji, and earlier guest Netan ji, and other professors here and students. मैं बात करूंगा ये जो आपने थीम या टॉपिक चुना, टाइटल चुना, तो ये दो बातों में था। ठीक है, आपका अच्छा लगा मुझे और मैं बहुत खुश हुआ। हम चाहते हैं कि आप लोग पार्लियामेंट, जंग पार्लियामेंट्री होते हैं ना, वहां पे भी बातें होती हैं, तो हम चाहते हैं आप जैसे बच्चे वहां जाए। और बड़ी जबरदस्त स्पीचें दी आपकी, और जो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और जो दूसरे लोगों से हमने दिया, कंटेंट बहुत अच्छा है। जो कंटेंट था, प्रेजेंटेशन और उससे भी अच्छी थी। और हमारी ड्यूटी है, मैंने पहले आते ही मैडम को कहा कि ये जनरल कॉन्सेप्ट है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो हमारा काम है, जो आप लोग काले कोर्ट्स वाले और आगे आके कोर्ट लीगलाइज हो जाएंगे, उसको स्टैट्यूटरी बैन हो जाएगी, क्योंकि आप बन जाओगे लॉयर और आफ्टर गेटिंग लाइसेंस अंडर एडवोकेट्स एक्ट आप बन जाओगे एडवोकेट। तो आपकी जिम्मेवारी है, और खासकर जो एकेडमिक जो इंस्टीट्यूट्स हैं और लीगल लॉ रिलेटेड हैं, इनकी जिम्मेवारी है। और ये संविधान दिवस की बात आज, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है, इसको पहले हम क्या कहते थे, ये नेशनल लॉ डे, नेशनल लॉ डे सेलिब्रेट करते थे। और 2015 के बाद ये एक आइडिया आया कि इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएं। और क्या था, मजेदार बात है, हर एक बंदा, चाहे पॉलिटिकल पार्टी है, जब कोई भी है, संविधान की बात कर रहा है और इस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन अपनी तरफ से करते हैं। एवरीबॉडी इज डूइंग इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, उनका एजेंडा है। तो हमें पीछे हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन तक हम कैसे पहुंचे। देखिए, एक टाइम था, हमने सारा वर्चुअली जो यूरोपियन कंट्रीज और इंग्लैंड से हम जो सारा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो इंग्लैंड का अपना कोई संविधान नहीं है, मैग्ना कार्टा है। तो वहां उस वक्त क्या था, जब उन्होंने राइट्स दिए किंग ने अपने सिटीजन्स को, क्या था वहां पे कि किंग डज नो रॉन्ग। मैं अभी इसको अपने यहां से भी जोड़ूंगा और रिसेंट जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से भी जोड़ूंगा। तो क्या हुआ, तो उसके बाद लोगों ने डिमांड रेज की, चर्च भी अपनी पूरा रोल वहां पे करती है। जो वहां ज्यादा डोमिनेंस की स्थिति थी उस वक्त, किंग भी ठीक था, लेकिन चर्च भी अपना काम करती थी। तो मैग्ना कार्टा है, तो उसमें फिर एक थोड़े थोड़े राइट्स दिए, जो राइट्स चाहे इन्होंने जो एंटी कैलेंडर्स थी, वो वाले राइट उनको नहीं देते थे। किनको, जो इनके जो कैलेंडर, जैसे इंडिया था, अफ्रीकन कंट्रीज थी, यू विल फाइंड पूरा एक तरफ से सूरज चढ़ता था, सनराइज होता था, इनके शासन का जो एरिया था जहां ये हुकूमत करते थे ब्रिटिश, तो दूसरी तरफ गुरु होता। लेकिन वो राइट सिर्फ इनको मिलते थे जो एक टाइम पे राजा ने दिए, या आगे आगे उसको काफी उसकी मॉडिफिकेशन हुई। मैं अभी आ जाता हूं कि ये जो कैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कैसे बना, ये संविधान क्यों बना, क्या जरूरत था। तो ये और एक क्या हो गया था, 26 नवंबर 1949, आज 2 साल कहते हैं कि 11 महीने और 18 डेज थे इसके बनने में, अराउंड अबाउट 3 इयर्स। और कैसे जी इसका आइडिया आया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इसको डिस्कस किया जाए, और कितनी मीटिंग्स हुई, डिस्कशंस हुई, और कितना उस वक्त इंथुजियाज्म था अमंग मेंबर्स, कॉन्स्टिट्यूंट मेंबर्स थे। हाथ से लिखा है, और इसमें जैसे कहते हैं ना, इस पे डिजाइनिंग की गई है, मतलब इसमें वो आप देखेंगे डिफरेंट हमारे जो रिलीजियस फेथ थे उनकी भी आप यूल फाइंड दिस जो आइडल्स हैं, जब दूसरे भी हैं। तो फिर जे हर एक के लिए अभी ये सैक्रेड माना जाता है, ये जो संविधान है ये सैक्रेड है। अगर आप इधर से शुरू करोगे
इंटरेस्टिंग मेरे ये जो सॉवरिन लफ्ज है, सॉवरिन क्या है? देखिए, एक बात आई, उन्होंने कहा कि यार डोमिनियन ले लो, डोमिनियन, 2 डोमिनियन बना देते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। एक बात तो रज़ा नो विल नॉट एग्री, जो भी उसको फ्रीडम मूवमेंट है। तो फिर क्या हुआ? तो आस्ता आस्ता डोमिनियन, उन्होंने कहा संपूर्ण आजादी देंगे। ये कहां पे हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक जो आपको ये पता होगा, नालंद होगी, ये दरियाए जो रावी के किनारे लाहौर में अधिवेशन था 29 को, 26 जनवरी को एक प्रण लिया कि हाँ संपूर्ण आजादी में, और 23 को 1930 को यही 26 जनवरी 1930 को जस्ट सेलिब्रेट किया गया तो संपूर्ण आजादी। और फिर हमने वेट क्यों किया? यही कारण था, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया था, तैयार हो गया था, और उसके बाद हमने 26 जनवरी 1950 को, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, एवरीबॉडी इज नोइंग, सपोज टू नो। और अभी बात क्या है कि एक मैंने बात की है सॉवरेन, तो सॉवरेन जो लफ्ज था, संप्रभुता हर एक कंट्री की होती है। तो बात आई, अभी आपको याद होगा आर्टिकल 370 की, जब जे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जे आर्गुमेंट्स हो रहे थे, तो जम्मू एंड कश्मीर के जो वहां के, उन्होंने कहा कि इंटरनल सॉवरेनिटी इज स्टिल विद अस। जो आप करते हो ना ऑटोनॉमी, इंटरनल ऑटोनॉमी अभी हमारे पास है, तो उन्होंने कहा नहीं, तो सॉवरेनिटी की पे ही डिस्कशन हुई, बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जब एक देश बन चुके हैं उसकी अपनी सॉवरेनिटी है, इंटरनल और एक्सटर्नल एग्रेशन से ये बात आ गई। तो आगे क्या है? डेमोक्रेसी क्या है? हमारी जो डेमोक्रेसी है, एक और बात आप नोट करते जाओ, रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव हमारे चुने जाते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस से, और वो कानून बनाते हैं, वो लॉ बनाते हैं, चाहे पार्लियामेंट बनाए, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर जो भी है, जो टेरिटरी लेजिस्लेचर होती है, वहां पे। तो बात ये आ गई, आज जो बातें यहाँ पे मैंने सुनी, जब बातें जो डिस्कस हुई, जहाँ अपने पेपर हर एक ने पेश किए, तो आगे ये जो देखिए क्या है, हम 2-3 बातें करते हैं, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आगे हमारा आता है लिबर्टी, जो इक्वालिटी, कुछ इसमें यू विल फाइंड जो फंडामेंटल राइट्स के साथ जुड़े हुए प्रियम्बल में। तो कुछ दूसरी साइड से हमारा क्या है, जो हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो ड्यूटीज हैं, और ऐड हुआ है सोशल। एक और डिस्कशन में आपको ये आइडिया दे दूं, सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ल्ड जो 42nd, और उस पर चर्चा क्लियर है कि उसमें आप ये क्यों ऐड हुए, तो ये क्यों बाद में किए गए। लेकिन एक मैं बात कर दूं, आप पढ़ना, आगे आपको काम आएगा, कि सोशलिस्ट और सेकुलरिस्ट जो फैक्टर था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही था, कि हमारे मिनॉरिटी को में हमने 25 से लेके आर्टिकल 30 तक यू विल फाइंड प्रिजर्व किया, और राइट टू इक्वालिटी की बात, और गोल्डन ट्राइंगल है हमारे पास, यू विल फाइंड आर्टिकल 40, 19 एंड 21, राइट ऑफ बात करते हैं। एक बात आ गई, मैं एक जजमेंट मैंने यू विल फाइंड ऑन माय यूट्यूब चैनल, 1961 विद्या देवी वर्सेस, देखिए जो आप बात कर रहे थे ना, देखिए एक कॉमन लॉ के नीचे हमने जो 2 थीम है इनके, जो टॉपिक की टाइटल है, एक है कॉमन लॉ के तहत फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जनरल है, ये कॉमन लॉ, जो मैंने जैसे बात की किसकी, जो किंग ने बाद में लोगों को फ्रीडम दी, जो राइट दी, ये आप कॉमन लॉ के तहत डिमांड करते हो, लॉ ऑफ गॉड्स के तहत। जो आपने दूसरा जो है फंडामेंटल राइट्स जो इंश्राइन है इन कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसकी ड्यूटीज हुई, जो 2 अलग-अलग ये हैं, और ये
जे ना जे इंडिपेंडेंट है और इसको समझो और कॉमन लॉ से हम क्या समझे, कॉमन लॉ से हम फंडामेंटल राइट्स तक पहुंचे, कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंचे, पहले ये ठीक है। समाज में सोसाइटी में ड्यूटीज भी है। अच्छा, आगे हम बात करेंगे, जब मैं केस की बात कर रहा हूं तो उसमें क्या हुआ, एक फैमिली की लैंड थी, ओनरशिप थी, और ये आपको याद होगा राइट टू प्रॉपर्टी वाज ए फंडामेंटल राइट 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1961 में से 67 में भी फंडामेंटल राइट था, लेकिन एक ओनरशिप प्रॉपर्टी वो क्वायर कर ली गई, जब ले ली गई, किसने ली, स्टेट गवर्नमेंट, विदाउट पेइंग एनी कंपनसेशन। तो कंपनसेशन की डिमांड रेज हुई, अपने हिमाचल हाई कोर्ट में केस दायर हुआ। तो देखिए कितना आप कह सकते हो कि आप कहते हो आजादी मिल गई, फंडामेंटल राइट आ गए, हमें दूसरा है, वहां एडवर्स पोजीशन का क्लेम रेज किया किसने, कि 42 ईयर्स पहले हमने इस पे ये बनाई थी, क्या सड़क बनाई थी, रोड बनाया, सो वी आर नॉट लायबल टू पे द कंपनसेशन टू इट्स ओनर। जी एडवर्स पोजीशन आपको पता है क्या होता है, नोटोरियस पोजीशन होता है, हॉस्टाइल पोजीशन होता है, जबरदस्ती पोजीशन होता है, ये कॉलोनियल माइंडसेट से वी विल कंटिन्यू इट। तो स्टेट अगर कहे अपने सिटीजन के खिलाफ और डिनाई करे राइट किसका, जो फिर और आज कानून आगे और आ चुका है, कंपल्सरी हैबिटेशन करना उसको, और फिर कंपल्सेशन। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जे हमें आप लोगों को रोज देखना लाइव लॉ पे क्या हो रहा है। बुलडोजर जस्टिस की बात आई, तो बुलडोजर जस्टिस की बात आते आते कहां रुकी, आगे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन्होंने क्या डिफेंस लिया, स्टेट ने ऑब्वियसली एक क्राइम करता है, ठीक है, उसका एक ड्यू प्रोसेस लॉ है, एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, जो एक गोपालन से प्रोसीजर एस्टैब्लिश है। हम चलेंगे जे जो अपने मेनका गांधी के केस में ड्यू प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, किसी ने जुर्म किया, राइटिंग में इन्वॉल्व था, मर्डर में इन्वॉल्व था, किसी भी इवेंट में, तो ट्रायल कोर्ट इन्वेस्टिगेशन है, तैयार है, लॉ विल टेक इट्स कोर्स। उसकी फैमिली का मकान बुलडोजर है, और अभी रिसेंट जैसे में आई है, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो ये बात हुई, तो वहां पे क्या हुआ, अभी देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, स्लम्स डिवेलिंग है, जैसे दिल्ली में बात आ गई कि यहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसी द्रावी मारा, आप जाओ मुंबई में, वहां पे डेवलपमेंट है, स्लम्स डिवेलिंग, ओवरक्राउडिंग है, इतने लोग हैं, इतने दूसरे हैं, ये भी हमें देखना चाहिए। स्टेट के अगेंस्ट हम फंडामेंटल राइट क्लेम करते हैं, स्टेट हमें रिस्ट्रिक्ट करता है हमारी, और इंडिविजुअल स्टेट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है काम इंडिविजुअल की, तो साइमल्टेनियसली इंडिविजुअल ही पार्ट ऑफ सोसाइटी होता है। तो ये